दोस्तों पुराने जमाने से लेकर आज तक हर कोई दिल्ली की गद्दी चाहता है, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। हमारे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके हैं। देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि दिल्ली की गद्दी पर उनका राज हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2014 में चुनाव जीती, 2019 में चुनाव जीती और अब 2024 में हर वो कोशिश करती है कि उसे दिल्ली की गद्दी तक यानी कि दिल्ली का सिंहासन मिल जाए। दोस्तों दिल्ली की लड़ाई आज की नहीं, ये राजा महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, हर कोई यहां पर कुर्सी चाहता है, वो दिल्ली की गद्दी पर राज करना चाहता है। दोस्तों प्राचीन काल से लेकर आज तक दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ऐसा कहा जाता है महापुराणों में। उस समय इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 11 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, जिसमें से ना जाने कितने शासक दिल्ली की तख्त पर बैठे हैं। लेकिन आखिर क्यों दिल्ली ही शासकों की पहली पसंद रही है? दिल्ली शहर की स्थापना कैसे हुई है? आखिर दिल्ली काशी, मथुरा या फिर अयोध्या जैसा यहां पर धार्मिक इतिहास भी इसका नहीं रहा, इसके बावजूद हजारों वर्षों से दिल्ली शहर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का केंद्र रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने सबसे पहली पसंद उनकी दिल्ली ही रही है। नादिर शाह जैसे कई विदेशी शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा। आज हम जानेंगे दिल्ली के बारे में पूरा इतिहास और इससे जुड़े हुए कई सारे रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली के इतिहास का यह अध्याय। दोस्तों राजपूतों को दिल्ली का असली संस्थापक माना जाता है। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने पहले दिल्ली पर राज करना शुरू किया। आनंद पाल तोमर दिल्ली के पहले शासक बने थे। इन्होंने दिल्ली में लाल कोट फोर्ट का निर्माण किया। इसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया। इस किले को अबुल फजल ने राय पथोर नाम दिया था। साथ ही आनंद पाल तोमर दिल्ली में आयरन पिलर भी लेकर आए थे, जो आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह पिलर सेंट्रल इंडिया के उदयगिरी से लाया गया था। करीब 450 सालों तक तोमर डायनेस्टी की हुकूमत रही है। तोमर डायनेस्टी के राजा आनंद पाल तोमर द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली में 1180 से लेकर 1192 तक राज किया है। पृथ्वीराज चौहान एक महान और समझदार योद्धा थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि इस्लामी शासन भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को एक साथ मिलाया और काफी हद तक विदेशी ताकतों को रोकने में कामयाब भी रहे थे। 12वीं शताब्दी के अंत तक मोहम्मद गौरी ने सिंध और पंजाब राज्यों को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश के लिए पृथ्वीराज चौहान ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। असल में राजपूत राजा अपनी बहादुरी के साथ साथ अपने वसूलों के लिए भी जाने जाते थे। वो कभी निहत्थे और कमजोर व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ तराई के युद्ध में परास्त कर दिया था, लेकिन उसे मारा नहीं और मोहम्मद गौरी को जिंदा वापस जाने दिया। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती यही साबित हुई। मोहम्मद गौरी को उसने जिंदा छोड़ दिया। सन 1992 में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया मोहम्मद गौरी ने, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजाओं यानी राजपूत राजाओं का साथ नहीं मिला, जिस कारण उनकी हार हुई और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा माने जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली का राजा बना दिया और इसी साल दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी शुरू हुई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसलिए उसके राजवंश को स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक काफी दयालु किस्म का माना जाता था। अक्सर अपनी प्रजा के बीच वो जरूरी सामान भिजवाता रहता था, इसलिए उसे लक्ष्य बख्श का नाम दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी और दिन का झोपड़ा जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें बनाई। कुतुब मीनार का काम बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली पर राज करने के दौरान एकता सिस्टम की शुरुआत हुई। इल्तुतमिश द्वारा चंगेज खान जैसे बाहरी ताकतों को भारत में प्रवेश करने से रोक कर रखा। स्लेव डायनेस्टी की अंतिम शासक रजिया सुल्तान हुई, जो दिल्ली की पहली और अंतिम महिला राजा मानी जाती हैं। लेकिन एक महिला किसी हुकूमत पर राज करे, ये किसी को हजम नहीं हो रही थी और कुछ ही समय बाद रजिया सुल्तान को हटा दिया गया। इल्तुतमिश के बाद स्लेव डायनेस्टी के सभी राजा कमजोर साबित हुए। सन 1290 में तुर्की आक्रमणकारी जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। जलालुद्दीन एक शांत और उदार किस्म का राजा था, लेकिन सन 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर की हत्या कर सिंहासन हड़प लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बैठे बैठे अपना साम्राज्य दक्षिण भारत के मदुरै शहर तक स्थापित कर लिया था। इसके अलावा गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, मेवाड़ और जालौन जैसे कई बड़े राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में फ्री मार्केट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिससे कि दिल्ली में ट्रेड को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। हालांकि उसकी क्रूरता के किस्से काफी ज्यादा मशहूर थे। पद्मावत फिल्म में खिलजी का कैरेक्टर आप सभी ने देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक बाइसेक्सुअल था, जिसके काफुर के साथ संबंध थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी राजवंश का पतन भी होना शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी राजवंश का अंतिम शासक था। इसे एक पागल शासक के रूप में भी माना जाता था। कहा जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के अजीब शौक थे। वो शराबी तो था ही, साथ ही महल में नग्न होकर घूमता था। महिलाओं और पुरुषों को भी ऐसा करने की सलाह देता था और कई बार तो महिलाओं के कपड़े
पहनकर घूमने लगता था। अब लोगों को समझ में आने लगा था कि दिल्ली की तख्त पर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और 1320 में मुबारक शाहजहां के वजीर खुसरो खान ने ही उसकी हत्या कर दी। सन 1320 में दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। राजवंश के शासकों ने दिल्ली में काफी काम कराया, सोशल रिफॉर्मर्स लेकर आए, लेकिन तुगलकों की एक कमजोरी यह रही कि मंगोल के आक्रमण को वो रोक नहीं पाए। इससे पहले जितने भी शासक हुए हैं यहां पर, उन्होंने अन्य विदेशी आक्रमणकारियों को रोक कर रखा, लेकिन तुगलक इसमें नाकाम साबित हुए। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का बादशाह बना। इसने दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था और विदेशी आक्रमणकारियों ने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। तैमूर ने सन 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले यह पर्शिया, अफगानिस्तान, मुल्तान जैसे राज्य जीत चुका था। पंजाब के जरिए उसने भारत में एंट्री की और दिल्ली में तैमूर लग्न ने 2 हफ्ते में भयंकर कोहराम मचा दिया। सब जगह हाहाकार मचने लगी, महिलाओं को सरेआम बलात्कार होने लगे, रास्ते में जो भी मिलता उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। 15 दिनों तक तैमूर और उसकी सेना ने खूब लूटपाट मचाई और भारत से जाते वक्त हरिद्वार और कांगड़ा और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में भयंकर तबाही मचाकर यहां से वापस गया। तैमूर लग्न की लूट के बाद दिल्ली को उभरने में 100 सालों का वक्त लगा था। सन 1414 में खिलजी शाह को तैमूर लग्न ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था और इस तरह दिल्ली में सैयद वंश की शुरुआत हुई। यह डायनेस्टी दिल्ली की इतिहास की सबसे कमजोर डायनेस्टी मानी जाती है और बहुत कम समय तक ये दिल्ली पर राज कर पाए। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह को हराकर बहलोल लोदी दिल्ली का शासक बन गया था। लोदी वंश ने दिल्ली को व्यापार और लिटरेचर का केंद्र बनाया। इस वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी हुए, जिसने आगरा शहर बसाने की शुरुआत करी। साथ में दिल्ली और आसपास के कई राज्यों को इस राजवंश ने निर्माण कराया। दिल्ली के लोदी गार्डन में लोदी वंश के शासकों के मकबरे आज भी बने हुए हैं। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुए थे। इब्राहिम लोदी वैसे तो एक ताकतवर शासक के रूप में माने जाते थे, लेकिन उसके शक करने की आदत बहुत खराब थी। छोटी छोटी बातों पर वो अपने मंत्रियों की ही हत्या कर देता था। हर किसी को संदेह की निगाह से देखा करता था। इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए अलाउद्दीन और दौलत खान, जो उसके दरबार में गवर्नर थे, उसने बाबर को भारत आने का न्योता दे दिया। बाबर को भारत आने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता था और काबुल छोड़कर वो भारत आ गया। सन 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है। उसने जीत की खुशी में प्रजा के बीच चांदी के सिक्के बंटवा दिए थे। वो एक दरिया दिल इंसान था। माना जाता है कि वो काफी जनता को खुश रखता था। सन 1527 में बाबर ने राणा सांगा को और 1528 में चंदेल के राजाओं को भी परास्त कर दिया था, लेकिन बाबर इस जीत की खुशी ज्यादा समय तक नहीं मना पाया और आपको बता दें कि 1530 में उसकी मौत हो गई। बाबर की मौत के बाद बेटा हुमायूं ने दिल्ली का तख्त संभाला। हुमायूं काफी शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके अपने भाइयों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिस कारण उसे जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। 1540 में सूर्य वंश के राजाओं ने दिल्ली में राज किया। शेर शाह सूरी सबसे पहले बाबर की सेना में एक सैनिक था, लेकिन बाद में हुमायूं की जगह वो दिल्ली का बादशाह बन गया। अपने छोटे से शासनकाल में शेर शाह सूरी ने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी, लेकिन सन 1556 में भारत में बाबर एक बार फिर आक्रमण करता है और पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का बादशाह बन जाता है। इसके बाद करीब 300 सालों तक भारत में मुगलों ने राज किया, जिसने बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भारत पर राज किया। मुगल शासनकाल में भी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूटना बंद नहीं किया। नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे शासकों ने भारत पर कई बार आक्रमण किया और लूटपाट की और ना जाने कितने धन दौलत यहां से लूट कर लेकर गए। अपने साथ ले जाने के बाद 1800 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया। इसके बाद दिल्ली में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। सन 1858 में क्वीन विक्टोरिया को भारत का एम्परर घोषित कर दिया और अंग्रेजों ने पहले कोलकाता को भारत की राजधानी बनाया था, लेकिन सन 1911 में कोलकाता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। तब से लेकर आज तक दिल्ली को भारत की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। 1947 में भारत को आजादी प्राप्त होने के बाद 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे और फिर हमारे देश में शुरुआत होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, जिसमें कांग्रेस से लेकर जनता दल यूनाइटेड तो कभी भारतीय जनता पार्टी और कई अलग अलग पार्टियों के प्रधानमंत्री बनते रहे। 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो हर राजनेता हो या राजा हो या कोई भी रहा हो, हर कोई दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहता था, क्योंकि दिल्ली की गद्दी से ही भारत पर शासन किया जा सकता है। दोस्तों, ये था दिल्ली का पूरा इतिहास। तो आखिर किस तरीके से राजपूत के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर राज किया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद दिल्ली सहित पूरे भारत को आजादी मिली। आजादी के आंदोलन में भी दिल्ली की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। आज दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन जैसे महत्वपूर्ण भवन मौजूद हैं और दिल्ली से ही 140 करोड़ की आबादी वाला देश चलाया जा रहा है। दोस्तों, आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिला है तो कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट लिख देना और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।